Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Microvation Microbiology with Motivation। तो आज बहुत दिनों के बाद वापस से मैं आपकी दोस्त आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप गाइज आपने जैसे बाकी लेक्चर्स को सपोर्ट किया इस लेक्चर को भी आप वैसे ही सपोर्ट करोगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ है या नहीं। और लाइक करना तो आपका हक है। ओके सो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके सो लेट्स बिगिन गाइस। सदर्न ब्लॉटिंग आज का हमारा टॉपिक है, सदर्न ब्लॉटिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग? है क्या कोई डायरेक्शन है मैम? क्या ये कोई डायरेक्शन है? तो नहीं, जिन भी बच्चों को बेसिक आइडिया होगा तो हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इन सब को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स करते हैं। और सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है? डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए, किसी भी सैंपल में डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म करते हैं। ओके गाइस, तो फटाफट से चलते हैं हमारे मेथड की तरफ कि क्या है ये ब्लॉटिंग, कैसे होती है, किसको इसे डिस्कवर किसने किया है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, प्रिंसिपल क्या है, एपरेटस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो फटाफट से मैं स्टार्ट करती हूँ अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। देखिए, हर दिन बहुत खास है, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जिस दिन जब जागो तभी सवेरा होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशनल क्वाइट के साथ। लेट्स बिगिन गाइस। तो देखिए, सबसे पहले हम सदर्न ब्लॉटिंग बोल रहे हैं ना, हम लोग बोल रहे हैं ना बच्चा लोग कि सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है। तो हम सदर्न ब्लॉटिंग को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इसमें सदर्न तो हम समझ रहे हैं मैम, लेकिन ब्लॉटिंग क्या है? तो ब्लॉटिंग इज रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स फ्रॉम अ जेल टू द मेम्ब्रेन एंड देयर सब्सिक्वेंट डायरेक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन। देखो, आप सभी जानते होंगे एक नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन होती है। जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस पढ़ते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हो, तो आप एक टर्म का यूज करते हो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, जिसमें आप जो है जेल की शीट को इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को जेल के ऊपर हम रखते हैं, ताकि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जेल से उस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे आ जाए, ताकि हम फर्दर उसको प्रोबिंग कर सके, इंक्यूबेशन कर सके। राइट, तो ब्लॉटिंग यही मेथड होती है कि बायोलॉजिकल जेल जो सैंपल्स है, मान लो कि ये आपका जेल है और ये आपने इसको किसके ऊपर रख दिया है, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्टर पेपर्स, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन रख दी है। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्रेगमेंट्स को मूव करवाता है। जो आपका नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और बचा लोग जो आपका जेल होता है, डीएनए कौन सा चार्ज कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जब आप नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को जेल के ऊपर रखोगे तो ये नेगेटिव से कहाँ की तरफ मूव करेगा बच्चा लोग? पॉजिटिव एंड की तरफ। नेगेटिव से कहाँ मूव करेगा? ये पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जेल है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है जेल के ऊपर, वो कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन की तरफ जा रहे हैं। यही जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर जाने की जो प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। The technique of transferring DNA, RNA and proteins onto a carrier so they can be separated and often follows the use of a gel electrophoresis। इसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। इस मेथड के मतलब इस स्टेप के पहले हमको जो है हमारे पर्टिकुलर सैंपल की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी होती है बच्चा लोग। ओके, आइए बात करते हैं कि कितने टाइप्स की होती है ये ब्लॉटिंग। तो ये ब्लॉटिंग मेनली 3 टाइप्स की होती है, सदर्न, नदर्न एंड वेस्टर्न। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम हमको साउथ का तो पता चल गया कि साउथ जो है वो डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए होती है, डीएनए के डिटेक्शन के लिए होती है, बाकी का क्या? तो अभी बता देते हैं। व्हेन आई एम हियर, तो बच्चा लोग व्हाई आर यू फियर? सो नदर्न आरएनए के लिए होती है, वेस्टर्न जो है वो प्रोटीन के डिटर्मिनेशन के लिए होती है। अब आपको याद रहेगा, देखो मैं कैसे याद करती हूँ ना, मेरे पास मैंने अपने लिए अपने कुछ जुगाड़ू, भाई हम लोग इंडिया से हैं, हम लोग जुगाड़ू लोग हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे कि हमको पेपर तक कैसे याद रहे ये चीज़, या फिर ज़िंदगी में लाइफ लॉन्ग कैसे याद रहे चीज़ें। तो कैसे याद करो ना कि डायरेक्शंस आपको पता है क्या होती हैं? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन होती हैं। तो आपको पता है नॉर्थ और साउथ। जब साउथ आपको पता है डीएनए के लिए होती है, तो उसका अपोजिट क्या है? नॉर्थ। तो नॉर्थ किसके लिए होगी? आरएनए के लिए होगी। और जब ईस्ट को छोड़ दो और वेस्ट काय के लिए होगी? प्रोटीन के लिए होगी। ऐसे याद रखना होता है आपको। ठीक है, अब आप शायद कभी भी नहीं भूलोगे, मुझे इतना होप तो मैं करती हूँ कि अब आप कभी नहीं भूलोगे। कि अब आप बताइए कि साउथ किसके लिए होती है? फटाफट मन में रिमेंबर करो, रिकॉल करो। साउथ किसके लिए होती है मैम? डीएनए के लिए होती है। और डीएनए के साउथ के अपोजिट में क्या होता है? नॉर्थ हैंड। तो नॉर्थ किसके लिए होगी? ऑब्वियसली आरएनए के लिए होगी। बचा वेस्ट, तो वेस्ट किसके लिए होगी? प्रोटीन के लिए होगी। बहुत बढ़िया।
सो व्हाट इज़ सदन ब्लॉटिंग। अब आपके जो दिमाग में जो खुराफाती दिमाग होता है ना हमारा, वो सोचते रहता है कि मैम आपने बाकी सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन अभी एक प्रॉपर डेफिनेशन की बारी है कि अब एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए कि व्हाट इज सदन ब्लॉटिंग। अ सदन ब्लॉटिंग इज अ मेथड विच इज यूज्ड अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर डिटेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन डीएनए सैंपल्स। जैसे कि मैंने आपको साधारण शब्दों में बताया, भाई मैं साधारण इंसान हूँ, मैंने साधारण शब्दों में बता दिया। अब ये लोग थोड़ा अच्छे से बता दिया, उसको इंग्लिश में बता दिया। कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये लोग भी यही बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो डिटेक्शन के लिए, स्पेसिफिक डीएनए के डिटेक्शन के लिए जिस मेथड का यूज़ होता है वही जो है वो सदन ब्लॉटिंग है। मैं चलो चमका, आई होप बहुत अच्छे से चमक गया होगा। सदन ब्लॉटिंग कंबाइंस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू अ फिल्टर मेम्ब्रेन एंड सब्सिक्वेंट फ्रेगमेंट डायरेक्शन बाय प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। दिस मेथड इज नेम्ड आफ्टर द इन्वेंटर ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट एडविन मेलोर सदन। देखो भाई, हमको पता है भाई हमारे इंडिया में तो श्यामलाल, मगनलाल, छगनलाल ऐसे नाम होते हैं, लेकिन जो फॉरेन की कंट्रीज़ में है ना, इन लोगों ने डायरेक्शन को भी नहीं छोड़ा, डायरेक्शन के भी नाम रख दिए। बताओ, सदन, हम सदन तो हमारे लिए डायरेक्शन है, लेकिन इन्होंने इनके नाम में है सदन। तो इन्हीं के नाम से जो एडविन मेलर सदन थे, इन्हीं के नाम से जो यही जो थे सदन ब्लॉटिंग के इन्वेंटर थे, और इन्हीं के नाम से इंस्पायर होकर इसको सदन ब्लॉटिंग बोलते हैं। चमका बच्चा लोग, आई होप चमक गया होगा। हम मैम ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, देखो हमने सब पढ़ेंगे। हमारा लेक्चर जो होता है ना, हम बोरिंग नहीं बनाते, हम तो इंटरेस्टिंग बनाते हैं लेक्चर को। तो हम कुछ ना कुछ भाई पहले मसाले की रेसिपी तो हमको देखना होता है ना कि क्या क्या डालते हैं, उसके बाद तो हम सब्जी बनाते हैं ना, या फिर आपको कोई भी डिश बनानी है तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो हमको सबसे पहले एक डायरेक्शन चाहिए होती है, तो वो डायरेक्शन कौन देता है? प्रिंसिपल देता है कि ये आखिर करता किस पे वर्क है। तो द की ऑफ मेथड इज हाइब्रिडाइजेशन। आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है ना क्या होता है? आई होप इस टर्म का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको नहीं पता है तो मैं किस लिए हूँ फिर, क्यों? तो चलिए आइए फटाफट से देखते हैं कि ये क्या मसला है हाइब्रिडाइजेशन के साथ। क्या है ये हाइब्रिडाइजेशन, ये चीज़ क्या है? तो आइए पता करते हैं। मैंने नीचे डेफिनेशन दे रखी है। हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ अ प्रोसेस फॉर्मिंग अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल बिटवीन अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब एंड अ सिंगल स्टैंडर्ड टारगेट डीएनए। देखिए मैं आपको फटाफट से एक डायग्राम दिखाती हूँ और आप फटाफट से समझ जाओगे कि ये मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये देखो, आपका जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। एग्रीड? यस। उसको हम डीनेचुरेशन करते हैं एल्कली से, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ वाला जो डीएनए वो वही क्या है? आपका टारगेटेड सैंपल है, टारगेटेड डीएनए है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये डीएनए है या नहीं है, या फिर ये कौन सा डीएनए है, या फिर कौन सा डीएनए का फ्रेगमेंट है? तो आप क्या करते हो, जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हो आपको फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। जब आप जेल से उसको नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आप ट्रांसफर कर देते हो, तो वो जो फ्रेगमेंट्स है, अब उसके आगे क्या मैम? अब उसको जो है हमको प्रोब के साथ प्रोब देना होता है। प्रोब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जो टारगेटेड डीएनए के अगेंस्ट में आपके कॉम्प्लीमेंट्री टारगेटेड डीएनए के अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से एड ऑन हो जाएंगे, और जिससे आपको पता चल जाएगा, तो आपका जो सिंगल स्टैंडर्ड है वो डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, जैसे ही प्रोब अटैच होंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ इसमें डीएनए प्रेजेंट है। जैसे ही आप उसको यूवी लाइट से एक्सपोजर दोगे तो फिर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ इस जो पर्टिकुलर आपका सैंपल है उसमें डीएनए प्रेजेंट है। तो ये प्रोब यहाँ पे क्या काम कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन का ही तो काम कर रहा है। तो यही है। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से बता दिया है कि एक्चुअल में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। और सदन ब्लॉटिंग में जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम किस पॉइंट को ध्यान में रखकर हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, या क्या होता है सदन ब्लॉटिंग में हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो फटाफट से इस मक्खन कंसेप्ट के साथ आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। ये वही है जो मैंने बताया, आप एक बार इन साइड्स को ना अच्छे से रीड कर लेना। ओके चलो, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेप कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है। मैम हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, अब आपने उसका प्रिंसिपल भी हमको पढ़ा दिया, लेकिन अब इसके स्टेप्स क्या है, कैसे होता है, ये हम तो इसमें ही इंटरेस्टेड है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए एकदम शॉर्ट में फटाफट से बातें कर लेते हैं कि क्या क्या होती है। तो सबसे पहले मेरे साथ बोलो, कुछ नहीं बोलना है, सुनना है अभी आपको। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन की। सबसे पहले भाई अगर आपको डीएनए को आइडेंटिफाई करना है तो आपको पहले कोई सैंपल लेना पड़ेगा, सैंपल में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डीएनए इज रेस्ट्रिक्टेड विद एंजाइम। आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम का मॉलिक्यूलर सीजर जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। जिसने भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी होगी उसमें एक RDT करके टेक्निक होती है, इसमें भर भर के दिया हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट तो करना बनता है ना, ठीक है। तो अभी फटाफट पहले इसकी बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसका डाइजेशन करवा दिया, फिर सेपरेशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, एल्कली ट्रीटमेंट, ट्रांसफर टू अ नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, उसको नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे ट्रांसफर कर दिया, फिर एड लेबल्ड प्रोब फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू टेक प्लेस, वॉश ऑफ अनबाउंड प्रोब, ऑटो रेडियोग्राफ। चमका बच्चा लोग, आई होप चमक गया होगा। नहीं भी चमका है तो हम किस लिए हैं, हम चमका देंगे आपको। भले विम बार नहीं है हमारे पास, लेकिन ऐसे ही चमका देंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली प्रोसेस मैम आपने जो सबसे पहली प्रोसेस हवा में जो बता दी है, अब उसको दिखाओ भी तो हमको तो देखना है, हमको तो विजुअलाइजेशन में मजा आता है। तो ये लो बच्चा लोग, एक बहुत प्यारी सी इमेज, एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल्स। अब ये आपने जो है
आपने ये कोई भी सैंपल ले लिया, ठीक है, आपको सैंपल दिख रहा है इसमें, दिख रहा है आपको इसमें कि इसमें कुछ ना कुछ फ्रेगमेंट्स तो है। अब हमें नहीं पता है कि ये क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ फ्रेगमेंट्स है। आपने ऐड कर दिया एसडीएस। आपको एसडीएस पता है ना कि एनायोनिक डिटर्जेंट होता है। एसडीएस क्या होता है? एनायोनिक डिटर्जेंट। अब ये जो है ये आपके वाइवा में क्वेश्चन आते हैं, सीधे उठा के पूछेंगे एसडीएफ सोडियम डोडाइल सल्फेट। ओके आप आपको एटलीस्ट आप जो पढ़ रहे हो आपको वो टर्म मीनिंग मतलब एक डिक्शनरी होना चाहिए कि आपने जितने भी वर्ड्स आज पढ़े हैं, किसी भी मेथड में पढ़े हैं या फिर किसी भी चैप्टर में पढ़े हैं, तो आपको उन टर्म्स की मीनिंग जितनी क्लियर होगी ना, आपके कंसेप्ट उतने मक्खन क्लियर होंगे, ठीक है। और प्रोटीनेज क्या होता है? ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है। ओके तो सबसे पहले आपने इन दोनों से उसको ट्रीट करा, ओके सैंपल को। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसको इंक्यूबेट कर दिया। इंक्यूबेट करना तो जानते हो ना। फिर उसके बाद क्या है? ऐड फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, वोर्टेक्स एंड सेंट्रीफ्यूज। आपको पता है कि हम जो है फिनॉल क्या होता है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और मान लो इसको ऑर्गेनिक। और यहाँ पर जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट होता है, और ऊपर जो होता है वो क्या होता है? CHCl3। ये आपका है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। तो चलो आप समझ जाना, आई होप आप समझ गए होंगे। रुक जाओ मैं इसको दूसरे से लिख देती हूँ। ये आपका सैंपल है, ये आपका है फिनॉल, ओके, यहाँ पर है क्लोरोफॉर्म CHCl3, और ये जो है ये आपकी इंटरमीडिएट लेयर है। तो बच्चा लोग जो टॉप लेयर जो आती है यहाँ पर, जब आप इसको सेपरेशन करवाते हो तो यहाँ टॉप लेयर पे ही आपको डीएनए और आरएनए मिलता है। मैम ऐसा क्यों? आपके दिमाग में आता है, सबके दिमाग में आता है, आज तक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि डीएनए क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? पोलर। CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म क्या है? एक पोलर कंपोनेंट है, पोलर कंपाउंड है, ठीक है। और फिनॉल क्या है? नॉन पोलर है। तो जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, जितनी भी डेब्रीज है, ये जो है इस ऑर्गेनिक फेज, इसको हम ऑर्गेनिक फेज भी बोलते हैं बच्चा लोग। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑर्गेनिक फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ये जो नीचे आया था आपको, इसको ऑर्गेनिक फेज भी बोलते हैं। आई होप ये जो है ये कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, बहुत सारे बच्चों को मिसिंग होता है, इसीलिए आप उसको क्लोरोफॉर्म और फिनॉल से ट्रीटमेंट करवाते हो, ताकि आपका जो डीएनए है, डीएनए आरएनए वॉटेवर जो आपको चाहिए वो यहाँ पर सेपरेट हो जाए, टॉप लेयर में ही आपको मिल जाए, और जो नीचे जो है जो जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, जो भी आपके अनवांटेड सब्सटेंसेज है, वो यहाँ पर फिनॉल वाली लेयर में आके सेपरेट हो जाए, ठीक है। बीच में यहाँ पर इंटरमीडिएट जैसा आपको दिखता है। आई होप गाइज अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ये बिल्कुल इसको इंटरफेस बोलते हैं, इंटरफेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये सब सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान होता है। यहाँ पे एक प्रोसेस काम करती है सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो, ऐड फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, वोर्टेक्स एंड सेंट्रीफ्यूज। आपको ये सबको ऐड करके, सैंपल ऐड करके इन सोल्यूशन के अंदर आपको उसको सेंट्रीफ्यूज करवाना होता है। फिर उसके बाद आपको डीएनए का सुपरनेटेंट मिल जाएगा। देखो अब हमको यहाँ से हमारा डीएनए मिल गया। तो ऐसे होती है कुछ एक्सट्रैक्शन की मेथड डीएनए सेल्स की। ओके, डीएनए को फ्रॉम सेल्स। आगे चलते हैं। डीएनए इज रेस्ट्रिक्टेड विद एंजाइम। आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? चलो आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? ये जो है ये डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक साइट से, स्पेसिफिक साइट से। ये हर कहीं कट नहीं कर देता है। और आपको इसके एग्जांपल्स जानने हैं, जैसे इको R1, HIND3। ये मैंने कुछ ही बताया है, बहुत सारे होते हैं ऐसे। ओके, इको R1, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो मैं आपको थोड़े थोड़े बेसिक कंसेप्ट बताते चल रही हूँ, बाकी आपको पता है। अब आपको मिल गया ये डीएनए, ठीक है, आपका डीएनए है। इसमें आपको कट लगाना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो कि पर्टिकुलर साइट से कट करता है। अब इसने जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में आपके डीएनए को किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये दो मेथड्स, आई होप आपको ये दो स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बच्चा लोग मैं बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका समझ पूरा आएगा, ठीक है। जिन बच्चों को जल्दी है थोड़ा, वो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो आपकी थर्ड स्टेप आती है ना बच्चा लोग, वो सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? आपको पता है ना, चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन होता है, Q/M रेशो। ये बेसिक पता है ना भाई। इसमें डीएनए के फ्रेगमेंट, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जल्दी नीचे आ जाते हैं, जो लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ऊपर, वो स्लोली मूव करते हैं। अब कोई भी मोटा इंसान है, अगर आप मोटे और पतले इंसान की रेस लगाओगे तो पतला इंसान तो जल्दी ही भागेगा ना, एज कम्पेयर टू मोटे इंसान। लॉजिक है, सेंस है इन बातों में, ठीक है। अब देखो, सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेथड तो आती ही होगी। यहाँ पर बफर होते हैं, जेल होता है, कॉम्ब होते हैं, जिसके अंदर हम ग्लिसरीन ऐड करते हैं, ताकि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो अच्छे से रन हो। वो जब हम आप सैंपल को पोर करेंगे तब वो मतलब जो है डीएनए इधर उधर ना जाए, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये हमारे सैंपल को। फिर हम आपको मॉलिक्यूलर मार्कर्स डालते हैं फॉर डिटेक्शन के लिए, ठीक है। चलो, अब ये मेथड आई होप आप सबको क्लियर होगी। डीएनए के फ्रेगमेंट्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं ये आपको पता है। डीएनए इज नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, और जो है नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? कैथोड, और पॉजिटिव चार्ज को इसमें क्या बोलते हैं? एनोड। तो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता होता है हमेशा। मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ओके, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं।
अब देखिए मैंने यहाँ पर एक ये डायग्राम शेयर किया, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। डीएनए सैंपल को जो हम आप लोड करते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो भी आपका यूनिट होती है उसमें, फिर जो है वो डीएनए माइग्रेट होता है। इसमें आपको कुछ डाइज भी ऐड करना होता है। कौन कौन से डाइज ऐड करना होता है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ओके, तो जब आपके डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, आपको ये जो फिल्म दिख रही है, जो फिल्म दिख रही है, ठीक है, इसमें आपको फ्रेगमेंट्स आपके कुछ तो हमको मिल गया है। अब हमको ये नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन आपको कुछ तो फ्रेगमेंट्स मिले हैं यहाँ पर। तो ठीक है, अब इन फ्रेगमेंट्स को आपको क्या कर देना है, अल्कली से ट्रीट करवाना है। क्या करना है, 0.5 मोलर NaOH से इसको ट्रीट करवाना है। ठीक है, NaOH से आपको इसको ट्रीट करवाना है। बिकॉज वी कांट ट्रांसफर द फ्रेगमेंट ग्रेटर देन 15 kb, क्योंकि हम 15 kb से ज़्यादा वाले फ्रेगमेंट्स को इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसलिए आपको एल्कली का ट्रीटमेंट करवाना होता है, पर्टिकुलरली NaOH से, ताकि आपको जो है आपके इंटरेस्ट के फ्रेगमेंट्स मिले जो कि लेस देन हो 15 kb से। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ स्टेप क्या बोलती है कि ट्रांसफर टू द नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर में आपको ट्रांसफर कर देना है। इसको ट्रांसफर कर देना है, क्या कर देना है मैम, अभी मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगी, एकदम ध्यान से ना कान लगा के सुनो। अब मैं आपको बताती हूँ लैब्स में इसको कैसे परफॉर्म करते हैं ना, एकदम विजुअलाइज करना। आंखें बंद करो, नहीं आंखें खोले रखो, और बोर्ड पे मतलब अपने फ़ोन की स्क्रीन पर फोकस करो बच्चा लोग। ये आपने ले लिया एक ट्रे, एकदम अच्छे से बता रही हूँ। ट्रे में आपने जो है ना यहाँ पर ले ली एक ग्लास, एक सॉलिड बेस लेना होता है आपको। ठीक है, आपने क्या ले ली, ले लिया एक सॉलिड बेस ले लिया। ओके, अब सॉलिड बेस लेने के बाद यहाँ पर रखो फिल्टर पेपर, रख दिए फिल्टर पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, वॉट एवर यू वॉन्ट रखो। एक दो, मान लो कि मैंने 2 रख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद जितने मतलब रहते हैं ऐसे बंच के बंच रहते हैं, वो बंच का बंच ही आपको रखना होता है। फिर उसके बाद आप रखो आपका जेल। ठीक है, ओके मैम, रख दिया हमने हमारे जेल, ये है आपका जेल। ठीक है, जेल वाली मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या रख दो ना बच्चा लोग, उसके ऊपर रखो फिल्टर पेपर, मतलब नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। यहाँ पर रख दिया आपने नाइट्रोसेल्यूलोज, ये आपका जेल था, उसके ऊपर रख दिया आपने नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। फिर और क्या रख दिए, फिल्टर पेपर। फिर और यहाँ पर फिल्टर पेपर रखते जाओ, फिल्टर पेपर रखते जाओ, बंच ऑफ फिल्टर पेपर रखने के बाद इसके ऊपर क्या रख दो, कुछ बैलेंस रख दो। बैलेंस का मतलब होता है वेट बैलेंस। वेट बैलेंस का मतलब होता है कि कुछ भी वेट रख दो, एकदम भारी, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ ब्रेक हो जाए, इतना कि अच्छे से कैपिलरी एक्शन हो जाए, एक प्रेशर सा क्रिएट हो वहाँ पर। ओके, आई होप अब इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही होता है रियल में, एक्चुअल में हम उसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द डीएनए फ्रेगमेंट्स इज इन द जेल आर डीनेचर्ड एंड देन ट्रांसफर्ड ब्लॉटेड ऑन टू द फिल्टर पेपर। उसके बाद डीनेचरेशन करवा लिया आपने, फिर उसके बाद वो आप जो है आपके फ्रेगमेंट्स किस पर ट्रांसफर हो गए हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर हो गए हैं। आइए आगे के स्टेप देखते हैं कि आगे के स्टेप क्या है। ओके, फिर उसके बाद है ऐड द लेबल्ड प्रोब फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू टेक्स प्लेस। मैंने आपको ये स्टेप पहले ही बता दी थी जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर रही थी कि ऐड लेबल्ड प्रोब, आपको प्रोब ऐड करना होगा ताकि वो आपके अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो टारगेट डीएनए है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से ऐड ऑन हो जाए, और उसको इंक्यूबेट कराना होता है आपको कुछ टाइम के लिए। फिर वॉश ऑफ द अनबाउंडेड प्रोब, वॉशिंग स्टेप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि जो प्रोब जो है वो नहीं बाउंड हुए हैं वो जो है वॉश ऑफ हो जाए, क्योंकि वो तो हमारे किसी काम के नहीं है। फिर उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफ कर लेना पड़ता है आपको, एक ऐसा एक एकदम एपरेटस होता है, एपरेटस भी नहीं बोलना चाहिए, एक ऐसी कॉपी टाइप का मान के चलो, मतलब वो बना होता है ताकि उसमें से रेज अच्छे से पास ऑन हो जाए। उसमें आपको आपके जो है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को रख देना होता है। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को रख देने के बाद इसके ऊपर जो है एक्सपोजर देते हैं हम उसको 1 या 2 दिन रहने देंगे। उसके बाद जब हम उसका डिटेक्शन करेंगे तो हमको यहाँ पर डीएनए पता चल जाता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमारा जो डीएनए है वो कौन सा है, उसके बारे में हम फर्दर स्टडी करते हैं। आई होप गाइज आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो है इस डायग्राम में मैंने पूरी समरी डाली है कि मैंने क्या क्या किया। अब मैं आपको एक बार फटाफट से रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमने क्या किया। हमने टारगेट डीएनए लिया था, उसके बाद हमने क्या किया था, उसको डीनेचुरेट करवाया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ली थी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद वो जो जेल मेम्ब्रेन थी आपने उसको नाइट्रोसेल्यूलोज के ऊपर ट्रांसफर कराया था। अंडर द कैपिलरी एक्शन जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे वो नेगेटिव चार्ज के थे, तो वो पॉजिटिव चार्ज मतलब कि नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर हो गए थे। ये ट्रांसफर होने के बाद आपको वो जो है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को लेना था। उसके बाद आपको उसको क्या करना था, हाइब्रिडाइज विद 32P लेबल्ड न्यूक्लियाई एसिड प्रोब। उसके बाद आपने उसको प्रोब दिया, प्रोब ने जो भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री बनवा लिए, जो भी नहीं अनबाउंडेड थे वो उसको हमको वॉश ऑफ कर लेना है। उसके बाद उसको एक्सपोजर देना है, एक्सरे फिल्म टू अ फिल्टर, मतलब कि वो जो भी आपकी मेम्ब्रेन है उसको एक्सपोजर देना है आपको एक्सरे का या फिर यूवी रेज का। और फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो उसकी मतलब आपको जो पर्टिकुलर आप जिसके बारे में जिसको डिटेक्शन करना है कि ये डीएनए फ्रेगमेंट है या नहीं है, तो आप वो डिटेक्ट कर पाओगे। ओके, तो चलिए
सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए हमने देखा कि हम कैसे डीएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेथड थी, बहुत ही अच्छी मेथड, मतलब बहुत सारी लेबोरेटरीज में इसका यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या है। टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डीएनए इन अ डीएनए सैंपल, कि कौन सा स्पेसिफिक डीएनए है ये आप पता कर सकते हो फ्रॉम Southern blotting. To isolate the desired DNA for construction of rDNA, identify the mutation, deletions and gene rearrangements in DNA fingerprinting. आपको पता है DNA fingerprinting क्या होती है? DNA fingerprinting क्या होता है? DNA fingerprinting आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन वगैरह में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हो? ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर भी बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगी। इसमें आप क्या करते हो, माइक्रो सैटेलाइट्स जो होते हैं उनका पता लगाते हो बेसिकली। ओके, चलो, पैटर्निटी एंड मैटर्निटी जो भी इशू होते हैं कि भाई ये बच्चा हमारा है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते हैं हम उसके लिए। तो वही सदर्न ब्लॉटिंग भी डीएनए से रिलेटेड ही है ना। डीएनए मतलब डीएनए का डिटेक्शन कर रही है सदर्न ब्लॉटिंग, तो डीएनए से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी उसमें सदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ होगा कहीं ना कहीं। फिर क्या है, टेस्टिंग, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, फॉरेंसिक, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। एडवांटेज है कि इफेक्टिव वे टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सैंपल्स ऑफ डीएनए, चीपर देन डीएनए सीक्वेंसिंग। देखो, चीपर है, हम किसी भी मेथड को तब मतलब कंसिडरेशन में लेते हैं जब वो या तो चीप हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही हो, आपको बहुत ही कुछ अच्छा दे रही हो। तो इससे हमको बहुत बेनिफिट है, मतलब बहुत सारे एडवांटेज है इस मेथड करने के लिए। हमने देखा कि इतनी ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर रूल नहीं लग रहा है, एकदम सिंपल मेथड्स है और हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं हमारी लैब्स में। डिसएडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स, लेबर इंटेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, जब आप वॉश ऑफ वाली प्रोसेस करोगे। हमने जितने आसानी से पढ़ा उतना आसानी से नहीं होता है, चलो इन प्रोसेस में टाइम लगता है। और ये जो इंक्यूबेट कर रहे हो आप, इन सब में टाइम लगता है, आपको इंक्यूबेशन करना होता है, फिर वॉश ऑफ करना पड़ता है, पर्टिकुलर बफर्स का यूज़ करना होता है यहाँ पर। अभी हमने एक ओवरव्यू देखा है सदर्न ब्लॉटिंग का। जब हम इसकी मेथड में और अंदर डेप्थ में जाते हैं ना, तो हमको बफर्स लेने होते हैं, उन बफर्स को प्रिपेयर भी करना होता है, फिर उनको बार बार इंक्यूबेट भी करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ और प्रोसेस वहाँ पर एड ऑन हो जाती है। तो ये इसके कुछ थोड़े डिसएडवांटेज हैं। ये मैंने रेफरेंस भी ऐड कर लिया है अगर आप चाहें तो, लेकिन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसमें आपको मोस्ट ऑफ द वाइवा के क्वेश्चंस आप पक्के से बता पाओगे, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे नेट गेट जो भी एग्जाम हो। सदर्न ब्लॉटिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, माइक्रोवेशन हमेशा आपके साथ है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।